अच्छा पहले ए पेज नंबर जरा बताना वो ये कितना है यूपीएससी का? 196 ना? जितना देखो देखो ना। ओके, अभी लास्ट टाइम जो मैंने आपको आईयूपीएससी सिखाया उसके बेसिस पर ये देखो यहाँ पर ट्राई दिस में कुछ क्वेश्चन है बच्चों। अब आईयूपीएससी अगर आप अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। इसको कर लेंगे, इसके बाद हम लोग ईएएन रूल करेंगे, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, सवाल क्या है बच्चों? अच्छा यहां तक आप लोग का नोट्स कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है? अच्छा एक बात सुनो, अभी सबसे पहले फिजिक्स में मैंने पूरा चैप्टर करा दिया बराबर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, नोट्स कंप्लीट है? कहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए? पहले तो मैंने जितना हैंड रिटन दिया है वो, दूसरा एक डिस्टिंग्विश आपको बताया, इतना आपको अपने नोटबुक में रेडी रखना है। न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग नोटबुक ही बनाना है, ज़्यादा पेजेस की, समझ आ रहा है? 300-400 पेज की एक न्यूमेरिकल की अलग बुक बनाओ। अगर पूरे चैप्टर की सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम लोग एक बुक में करेंगे तो वो कितना मार्क्स आपको कमा के देने वाला है? अराउंड जो है ना 33-34 मार्क्स समझ लीजिए। कितने में से? विद ऑप्शन जो है ना आपका फिजिक्स का पेपर होता है 98 मार्क का। कितने मार्क का? 98। तो अगर आप सारे न्यूमेरिकल आपको आते हैं सारे चैप्टर में से तो आपको समझ में आ रहा है पूरे, अगर न्यूमेरिकल हम लोग ने एक नोटबुक में पूरा लिख के रखा है सॉल्व प्लस अनसॉल्व, तो आपके 34 मार्क वहां से हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और बचे कितने? 70 मार्क का तो आपको करना ही है। कितने मार्क? तो 98 मार्क का पूरा थोड़ी लिखना रहेगा, 70 मार्क तो 30, तो चलो 34 30 मिल गया अपने को इधर से, और बाकी थियरी पढ़ेंगे उधर से 40 कमा लेंगे तो 70 हो गया। समझ आ रहा है? तो फिजिक्स के लिए वो जो न्यूमेरिकल्स का बुक वो अलग बनाना, उसमें चैप्टर में इंक्लूड मत करना, ठीक है। कल कौन सी बुक चेक करें? फिजिक्स, ठीक है। कल आप लोग का बायोलॉजी का लेक्चर रहेगा, तो फिजिक्स की नोटबुक लेकर आना कंप्लीट करके, हाँ। और उसके बाद परसों फिर मैं केमिस्ट्री का चेक करवा लूँगा, ठीक। तो मैं एबसेंट थी कल, क्यों? ऐसे ही एबसेंट नहीं रहने का, इधर आने का है, एसी में बैठने का, हवा खाने का, ठीक है। शुरू करते हैं, अजान हो जाने दो। ये आईयूपीएससी के रूल जब तक रिवाइज करो आप लोग। मैंने कैसे बताया था रूल ना, पॉइंट टू पॉइंट रट्टा मारने का नहीं है, एग्जाम में रूल नहीं पूछा जाएगा। रूल का शॉर्टकट जो बताया था वो आना चाहिए। यस, वीडियो देख के कवर करना, हाँ। ये एक अच्छी फैसिलिटी है अभी तुम लोग को, गांव घूम के आया नहीं आया, बाद में लेक्चर देख सकते हो। टिकट बुक कराऊं? तुम तो गोरेगांव में रहती हो, तुमको क्या गांव जाने का है? गांव में रहती है ये। करें, आ जाओ सही बच्चे। ए हमारे पास ये अब आईयूपीएससी नेम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है जरा चेक कीजिए, राइट द रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका फॉर्मूला बताना है कैसे करेंगे। तो यहां पर आप, मैं इसको ना नंबर दे देता हूं बच्चों, ये मेरा नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है पहले आप बता सकते हो? सेंट्रल मेटल कौन है? यहां पर सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट, पढ़ो ना पूरा नाम, ट्राई कार्बोनेटो कोबाल्टेट। तो आपको पता है ये कोबाल्ट मिल गया कि नहीं? ये कौन है?
अब सबसे पहले ना अपने को सेंट्रल मेटल ढूंढना है। जब भी ये उल्टा करना होता है ना, नाम से फॉर्मूला। सेंट्रल मेटल कैसे ढूंढोगे? बहुत ही आसान है। आपको पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट देख रहे हो, पैरेंथेसिस बोलेंगे इसको। पैरेंथेसिस के अंदर एक आपको रोमन में नंबर दिख रहा है, उसके पहले जो नाम होता है वो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल होता है। ठीक है। अच्छा, इधर पे ऑक्सीड, ये क्या है पता है? 3 नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। रोमन का नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, बीच वाले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और इसके पहले जो नाम मेटल का नाम होगा वो मेरा मेटल होगा। तो कोबाल्ट मेरा नाम है बच्चों। सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट है। यहां क्या कर देंगे बच्चों, इसका देखो आंसर बता रहा हूं मैं आपको। और ये एक आयन है। क्या है ये? एक आयन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और अब कौन बता सकता है कि ये पॉजिटिव है? सीधा देखकर बता सकते हैं पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है। नेगेटिव है। किस बेसिस पर डिसाइड किया आपने? क्योंकि ना क्या 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 नहीं नहीं, कहां ब्रैकेट है? कुछ भी नहीं दिया है। ये नाम देखो, ये तो मैंने बनाया है। इधर देखिए आप, इस बेसिस पर कैसे डिसाइड करेंगे? कौन बताएगा? कोबाल्टेट लिखा हुआ है। ये हम लोग मेटल के नाम में 8 कब लगाते हैं? जब वो नेगेटिव आयन होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। कौन सा होता है? अच्छा, इसमें मेरे पास ना और भी अगर एग्जांपल मैं चेक करूं, जैसे ये वाला एग्जांपल, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? कोबाल्ट। तो मेटल का नाम, सीओ का नाम कोबाल्ट होता है, सिंपल ना? नहीं, इसको एज इट इज लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कैटायनिक वाला होगा या तो न्यूट्रल होगा। कैटायनिक होगा या तो कोबाल्टेट, किसी के साथ 8 लगा हुआ है, समझ जाओ ये नेगेटिव आयन है। क्या ये? नेगेटिव आयन। अच्छा खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल मेटल मेरे पास हो गया कोबाल्ट, मैंने लिख दिया सीओ। क्या लिख दिया? अच्छा, उसके बाद ट्राई मतलब 3, ट्राई यानी क्या हो गया? और कार्बोनेटो, कार्बोनेटो आपका लिगेंड हो गया ना? बता सकते हो कार्बोनेटो किसके लिए पड़ता है नाम? CO3-2, ये कौन होता है? कार्बोनेट। कार्बोनेट को, कार्बोनेट में आपको पता है कि ई हटाकर क्या लगाते हैं? ओ लग। कार्बोनेट का लास्ट ई होता है ना, ई हटाया ओ लगाया, कार्बोनेटो। समझ आ गया? लिगेंड का नाम तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो बेसिकली कार्बोनेट है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? ब्रैकेट में लिखूंगा CO3, ये तो कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। और ट्राई कार्बोनेट है तो इधर पे लिखूंगा मैं 3। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 है और ऐसे 3 है मेरे पास, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देना है? 3 लिख देना है। इतनी बात समझ आई? नहीं आई? और इधर पे 3 लिखा हुआ है। जरा मुझे एक चीज बताओ, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आना चाहिए? इसको बहुत ही आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। आप लोग ने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया होगा रेडॉक्स रिएक्शन में 11th में। कोबाल्ट का कितना है? 3। कितना है? और मेटल है, इसका +3 रहता है। हाँ, अच्छा, कार्बोनेट का देखो मैंने ऊपर लिखा है, कितना है? -2। अच्छा, ऐसे कितने हैं? 3 हैं। तो देखो यहां पर कैसे हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या चार्ज आ जाएगा? जरा सॉल्व करके बताना बच्चों। इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका? +3। ठीक है, तो 3 लिख देता हूं मैं। 3 इंटू प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 3 -6। तो इस ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? दिस इज योर आंसर बच्चों। ये हमारा देखो एक नेगेटिव आयन आया। मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि नेगेटिव आयन आएगा। कैसे? मेटल के नाम को 8 से खत्म किया हुआ है, सिर्फ कोबाल्ट नहीं लिखा है, कोबाल्टेट लिखा है। और ऐसा कब करते थे? एनायन के लिए करा करते थे। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये हो गया पहले का आंसर बच्चों। दूसरे का करते हैं। दूसरे का करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है ना आज का, इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, IUPAC रूल उसको सीखिए, और उसके बाद ये चीज आपको हलवा लगने लगेगी। IUPAC रूल अच्छे से आएगा, ये सब चीज बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, ये देखो इधर गैप है इन दोनों के बीच में, है ना? तो सोडियम मतलब ब्रैकेट के बाहर होगा। वेरी गुड। तो यहां पर सेकंड में क्या लिख देता हूं? Na लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? अच्छा, Na के नीचे कभी नंबर भी आया करता है, कभी 3 आया करता है, कहीं पर 2 आया करता है। तो वो नंबर से अभी कोई लेना देना नहीं है, रुक जाओ। वो नंबर अपने आप में एडजस्ट करके बता दूंगा आपको। अभी फिलहाल सिर्फ सोडियम लिखो Na, उसकी चिंता मत करो कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, Na लिख दो। फिर आपको क्या करना बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट डालना है। क्या करना है? तो गैप करने के बाद ये पूरा देखो एक ही इसमें आया। अच्छा, यहां पर मेटल कौन है? सेंट्रल मेटल। ठीक है, फेरम है, आयरन है, Fe, और उसको भी 8 लिखा हुआ है, मतलब
नेगेटिव आयन हो, इसलिए देखो ब्रैकेट बाद में आया है। ब्रैकेट बाद में कब आता है? नेगेटिव वाले में ही तो आता है। समझ गए बात को? अच्छा, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? सेंट्रल मेटल मुझे मिल चुका है, मैं लिखूंगा Fe। क्या लिखूंगा बच्चों? Fe। अच्छा, इससे हेक्सा मतलब, हेक्सा का मतलब होता है 6, ठीक है। और साइनो, साइनो नाम किसके लिए पड़ता है, कोई बताएगा? Cn माइनस आयन के लिए। इसका नाम होता है साइनाइड। क्या नाम होता है बच्चों? ठीक है, तो इसमें आई डी हटकर क्या लगता है? ओ। तो नाम क्या पड़ जाता है आईयूपीएससी में इसका? साइनो। तो साइनो साइनाइड के लिए Cn माइनस आयन। ये सब कैसे पता चलेगा आपको? आपको टेक्स्ट बुक में आईयूपीएससी में एक टेबल दिया गया है, उसमें सारी चीजें दी गई कि साइनाइड को क्या नाम दिया जाएगा आईयूपीएससी में। टेबल में नए बच्चे अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। Cn माइनस दिखाई दे रहा है? बताओ जरा उनको। नहीं दिख रहा है? क्या दिया हुआ इसका नाम? साइनो दिया हुआ ना। अच्छा, ये कितने साइनो लगे हैं? 6। तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे बच्चों? Cn लिखोगे। अच्छा, उसका -4 लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ, वो अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में काम आएगा। Cn लिख दोगे, कितने लिखो नीचे? 6। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना आएगा। क्या डिसाइड करना है? कैसे करें? यहां पर Fe के ब्रैकेट में कितना है बच्चों? 3। तो मैं इधर पे क्या लिख दूंगा भाई? 3। फिर प्लस एक Cn का क्या होता है? -1 होता है। एक माइनस लिखा मतलब -1। और ऐसे कितने हैं? तो ओवरऑल अब कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस माइनस -6, 3 -6। तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा? समझे कुछ बात? अच्छा, Na का आपको पता है कितना चार्ज होता है? +1 होता है। कितना होता है? अब क्रिस क्रॉस करने का, क्या करने का? तो ये 3 इसके नीचे और ये 1 इसके नीचे, तो इधर 1 डाल के कोई मतलब नहीं, वो 3 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? Na3। समझ आ रहा? 3 अपने को रट्टा मारने का नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज आएगा वही क्रॉस करके इधर आ जाएगा। तो Na3 FeCN6। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला जो बच्चा बनेगा इसका, ठीक है, मैंने इसमें क्योंकि ये भी लिखा हुआ है तो आपको ये लिखना नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा कलर में बता देता हूं। ये जो चीज है ना बच्चों, ये सिर्फ समझने के लिए है। इसको आपको, जो मैं रेड में लिख रहा हूं, ध्यान रखना, फॉर्मूले में लिखने का नहीं। ठीक है, इधर मैंने समझाने के लिए सिर्फ बताया आपको कि ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो आपका फाइनल फॉर्मूला जो रहेगा, जो व्हाइट में दिया हुआ वही रहेगा। आई बात समझ में? ऊपर चार्ज लिखने का नहीं, ऐसा मन करेगा लेकिन लिखने का। चलो नेक्स्ट करें। इसका कौन बताएगा? पोटाशियम। अच्छा, इधर पे ना इन्होंने मिस्टेक किया हुआ है, हाँ, ये ऐसा गलत है। ये जो स्पेस है ना, स्पेस नहीं होना चाहिए इनके नाम पे। किधर पे स्पेस नहीं होना चाहिए? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, देखो यहां पर कैसे लिखा, हेक्सासाइनो लिखा ना, वैसे ये वाला स्पेस गलत है। अगर आप मान लो उसका फॉर्मूला देके और आपने ऐसा लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, हाँ। तो इधर ये मिस्टेक है, याद रखिएगा। पोटाशियम और इसके बीच में हो सकता है गैप, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के वो क्या होता है, बाहर होता है। चलो, इसको कौन बताएगा? पोटाशियम बोले तो क्या लिख दो बच्चों? के लिख देता हूं। अभी अभी थू फोर नहीं, मालूम नहीं, के लिखने का, ब्रैकेट डाल दो। ये सेंट्रल मेटल ढूंढो, Fe है, फेरेट। कितना लिखा हुआ है? 2। ठीक है, तो Fe का +2 रहेगा यहां पर। खैर, Fe लिख दिया मैंने। अच्छा, उससे कितने लिगेंड जुड़े? साइनो बोला है, अगेन कितना हो गया? हेक्सा। हेक्सा बोले तो 6 साइनो लगा देना। साइनो बोले तो कौन? साइनाइड ना। तो Cn लगा दिया 6। अब ओवरऑल चार्ज पता करते हैं इसके ऊपर कितना आएगा। Fe का कितना होता है बच्चों? बोलो बोलो। 3 लिखा है, 2 लिखा है, सॉरी, कितना लिखा है? 2 प्लस एक Cn का कितना होता है? तो 2 प्लस माइनस -6 कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस। पूरे ब्रैकेट पे चार्ज कितना आएगा? के का कितना होता है? पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा? +1 फिक्स रहता है ग्रुप नंबर 1 का। हाँ, क्रिस क्रॉस कर दें। 4 इधर, एक मिनट, इसको आपको व्हाइट में बता रहा हूं मैं, आपको इसको लिखना है 4 और ये 1 इधर। कुछ आई बात समझ में? आ रहा है? कैसा वैसा बाउंसर जा रही है? हाँ,
आपको लेक्चर देख कर आना है, देखो आईयूपीएससी सीख कर आना है। हाँ यहीं तक है, फिर आईयूपीएससी की कहानी खत्म। फिर अभी आगे हम लोग नेक्स्ट ईएन रूल पढ़ेंगे, फिर क्या नाम है आइसोमरिज्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड हो गया बच्चों, फोर्थ करते हैं। कौन सा करते हैं? ए इधर देखो, ये कौन बताएगा अभी? एक्वा क्लोरोबिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3। सेंट्रल मेटल ढूंढ लिया क्या आप लोग ने? कोबाल्ट है, क्या करूं? डायरेक्ट ब्रैकेट डालना पड़ेगा इधर पे। चलो सीओ डाल दिया, कोबाल्ट। एक्वा क्लोरो क्या मतलब समझ में आ रहा है? एक्वा जुड़ा है यानी पानी, वाटर, एक वाटर। क्लोरो एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वाटर हो गया, क्लोरीन हो गया। उसके बाद बिस बोले तो दो, दो कौन? इथिलीन डायमाइन, ईएन। इथिलीन डायमाइन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ईएन लिखते हैं। ओके, तो अभी बहुत आसान है बच्चों, ब्रैकेट में लिखना है पहले H2O। क्या लिखोगे? H2O। कितना H2O? एक ही है। उसने बोला है क्या? जब नहीं बोलेगा ना तो एक ही है। अगर दो होते तो डाई बोलता, तीन होते तो ट्राई बोलता। कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक ही वाटर। क्लोरीन एक Cl हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों बेस यानी 2En आ जाएगा, तो En लिखता हूं और उसके ब्रैकेट के बाहर क्या लिखूंगा? तो इतनी कहानी समझ आ गई, ठीक है। और कोबाल्ट का चार्ज कितना बच्चों? अब इसका ओवरऑल चार्ज देख लेता हूं कितना होगा। कोबाल्ट का कितना चार्ज है बताओ? 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 हो गया। H2O न्यूट्रल होता है 0, क्लोरीन का क्या होता है? और इथिलीन डायमाइन भी पता है आपको कौन है? न्यूट्रल है, तो इसका भी 0। तो 2 इंटू 0 तो 0 ही होता है। नहीं समझे बात को? ये कितने न्यूट्रल आपको याद है टेक्स्ट बुक में? 4। कौन कौन से? वाटर, कार्बोनिल, पहला अमोनिया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर एक्वा बोले तो वाटर, और इथिलीन डायमाइन। तो देखो यहाँ पर वाटर भी है और कौन है? इथिलीन डायमाइन है। दोनों का 0 0 होता है। क्लोरीन का क्या होता है भाई? -1 होता है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो ये +3 और ये प्लस माइनस -1 कितना आ जाएगा आंसर? +2। तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा बच्चों? ठीक है, तो ये भी एक आयन है, इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन ये भी क्या है? एक आयन है। इधर पे आयन भी लिखना चाहिए इनको। समझ आ रहा है? ठीक है, चलो देखते हैं फिफ्थ वाला कौन करके बताता है। फिफ्थ वाला कौन करके बताता? ट्राई करो बच्चों, फिफ्थ वाला खुद से ट्राई करो अभी। फिफ्थ वाला खुद से ट्राई करेंगे सही बच्चे। फिफ्थ वाला खुद से ट्राई करिए डायरेक्टली, ठीक है। सेंट्रल मेटल ढूंढ लिया क्या आपने? सेंट्रल मेटल ढूंढा? मैंने क्या बोला? सेंट्रल मेटल को ढूंढने का बहुत आसान तरीका है। ये रोमन नंबर के पहले होता है। किधर होता है? रोमन के पहले। तो ये 3 नंबर है। इसके पहले कौन है? क्रोमियम। क्रोमियम का क्या सिंबल होता है? Cr। ओके, अच्छा तो मैं लिख देता हूं Cr और टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो। टेट्रा एक्वा मतलब टेट्रा यानी 4, एक्वा यानी पानी, 4 पानी, 4 वाटर। ओके, डाइक्लोरो, डाई मतलब 2, क्लोरो क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन लगेगा, ठीक है। और इसके नंबर के बाद लिखा है क्लोराइड, यानी ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड यानी Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl। चलो आ जाओ करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया। Cr लिखा, टेट्रा एक्वा मतलब 4 पानी, और उसके बाद डाइक्लोरो यानी 2 Cl, और फिर लिखा हुआ है क्लोराइड यानी बाहर भी Cl। बस अपने को नीचे का नंबर चेक करना है क्रिस क्रॉस करके। नंबर क्या है? सुनो बच्चों, इधर सुनो, क्रोमियम का ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है? 3। अच्छा, वाटर का कितना होता है? तो 4 इंटू 0 0। क्लोरीन का कितना होता है? 4 इंटू 0 प्लस माइनस -2। 3 - 2 कितना आ गया बच्चों? 1, मतलब +1 बनाया तो +1 आया। तो इसके ऊपर कितना होगा? 1। अच्छा, क्लोरीन के ऊपर कितना होता है बच्चों?
-1 होता है। ठीक है, तो ये +1 हो गया और ये -1। अगर आप क्रिस क्रॉस कर भी दोगे तो 1 1 ही आएगा, मतलब इसका आंसर यही रहेगा जो है। अंडरस्टूड? वैसे सेम नंबर नो क्रिस क्रॉस होता है, सेम नंबर कोई भी क्रिस क्रॉस नहीं होएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर पे +2 होता और इधर पे सल्फेट लगा होता, उसका -2, अगर 2 2 रहता तो क्या इधर क्रिस क्रॉस कर देते? नहीं, सेम नंबर नो क्रिस क्रॉस। 1 1 भी रहेगा तो क्रिस क्रॉस मत करो, 1 का 1 ही रहेगा। समझ आया क्या? नहीं आया? 6th वन कौन करके बताएगा? 6th वाला चलिए 6 कौन करेगा? डाई अमीन, डाई क्लोरो प्लैटिनम। क्या आपको सेंट्रल मेटल ढूंढ पाए आप लोग? प्लैटिनम, वेरी गुड। ये दो रोमन के पहले जो नाम दिख रहा है वही कौन है? मेरा सेंट्रल मेटल है, तो यहां पर प्लैटिनम पीटी लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? पीटी। ए डाई अमीन, डाई बोले तो 2, अमीन कौन? NH3, ब्रैकेट डालेंगे, NH3 लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। अच्छा, डाइक्लोरो 2 Cl हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तो प्लेटिनम, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अच्छा, उसके बाद प्लेटिनम का कितना चार्ज है? 2, इसका 0, क्लोरीन का तो -2, एक का -1 होता है, दो का -2 हो जाएगा। तो कौन बताएगा? ये तो 0 हो गया, 2 - 2 क्या होगा बच्चों? तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो क्या आया? इसका मतलब न्यूट्रल है। क्या ये? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ गई बात? ये वाला एनायनिक, ये वाला एनायन, नेगेटिव दिख रहा है ना ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है, एनायनिक, ये वाला केटायनिक। समझ गए? ठीक है, अच्छे से कर लीजिए इसको। हाँ, ये सब भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम्पल। प्रैक्टिस करते करते आप कैसा भी आड़ा टेढ़ा आएगा ना, फिर कर लोगे, आपको जब ट्रिक पता चल गया इसका। चलो नेक्स्ट हम लोग करने वाले, नोटबुक में कर लीजिए सब इसको। हाँ, नेक्स्ट हम लोग करेंगे EAN रूल। अगला टॉपिक भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, EAN रूल। कौन सा रूल? चलो अपने नोटबुक में बच्चों ये हेडिंग डाल दो, EAN रूल। क्या हेडिंग डालोगे? EAN रूल। ओके, इधर सुनो। अभी कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, शुरुआत में सिडविक ने, अंडरलाइन करना है साइंटिस्ट का नाम, क्या नाम है? सिडविक। ठीक है, तो सिडविक ने एक रूल बनाया जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता चल रही थी। क्या पता चल रही थी? स्टेबिलिटी बताने के लिए शुरुआत में ऐसे रूल बनाए गए, जो कि आगे चल के ये भी रूल फेल हो गया, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिले जो कि स्टेबल थे लेकिन EN रूल को ओबे नहीं कर रहे थे। तो पहले ये बात समझ लो कि EN रूल ये शुरुआत में बनाया गया किस लिए? टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी मतलब कौन सा कंपाउंड स्टेबल रहेगा, जो फॉर्म जो स्ट्रक्चर हम लोग डिसाइड करेंगे वैसे ही स्टेबल रहेगा, टूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा सुनिए, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सिडविक ने एक रूल बनाया, वो भी कौन से कंपाउंड के लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और वो रूल क्या था मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। ठीक है, वो रूल ये था, क्या आपको नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन पता है? नोबल गैस के एटॉमिक नंबर पता है आपको? क्या क्या होता है? जैसे हेलियम का क्या होता है? 2, फिर
नियॉन का 10, फिर आर्गॉन 18, बराबर है। तो यहां पर जो सेंट्रल मेटल होगा, कौन? सेंट्रल मेटल, जिसके अराउंड में लिगेंड जुड़ते हैं। तो सेंट्रल मेटल क्या करता है, कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसके नियरेस्ट, मतलब उसके नेक्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट के अगर एग्जांपल बताऊं बच्चों, ठीक है, कोबाल्ट के बारे में अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा? 27 होता है बच्चों। कितना होता है? 27। लेकिन कोबाल्ट जब आयन बन जाता है, कोबाल्ट +3 क्या बन जाता है? आप कोई बता सकता है इसके पास इसका एटॉमिक नंबर तो 27 है, इलेक्ट्रॉन ये उसका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन का नंबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इसके पास कितना है? 27। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो, जब कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन का नंबर 27 है, ये +3 में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पक्का? पक्का ना? हाँ 24। कौन बताएगा रीजन? बराबर 3 इलेक्ट्रॉन जब दे देता है, देखो जब दान करते हैं हम, तब हमको पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। ठीक है, तो यहां पर कोबाल्ट जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो इसके पास कितना चार्ज आ जाता है? +3। अच्छा, इसके पीछे का रीजन ये है, पहले को प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर क्या था? सेम। तो इसलिए ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर क्या था? 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 3 कम करने के बाद प्रोटॉन आपके 27 है, पॉजिटिव चार्ज 27 है, और नेगेटिव वाले चार्ज कितने हो गए? 24 है। तो डिफरेंस कितना है? 3 का है। तो कितने, कौन ज्यादा है? पॉजिटिव वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो वो उतना ही चार्ज आ जाता है उसके। खैर इसको याद रखना बहुत आसान है, जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना उसके उतना सवाब कमाएगा, उतना पुण्य कमाएगा, उतना पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब सुनो, ए कोबाल्ट के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 24। इसके नियरेस्ट यानी इसके नेक्स्ट बात करना है, नेक्स्ट क्या नाम है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, क्या आना चाहिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपके इधर पे लिखता हूं, ये हेलियम का होता है बच्चों 2, हेलियम का कितना? नियॉन, ठीक है 10, आर्गॉन 18, क्रिप्टॉन 36। अब आपको समझ में आ रहा है, इसके नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं, कम नहीं, इसके ज्यादा। ठीक है, तो 24 से ज्यादा नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा वाला होगा? क्रिप्टॉन वाला होगा, 36 होगा। तो आप सुनिए, कोबाल्ट क्या करता है, अपने नेक्स्ट जो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उतने इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेगा। कितने? उतने। तो अब मुझे बताओ कितने की कमी हो रही है? 36 होना चाहिए, 24 है, 12। अच्छा, 12 इलेक्ट्रॉन ये लेगा किसी से, क्या करेगा? 12 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सराउंडिंग में 24 तो है, 12 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 36 ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो पाएंगे इसको समझिए। सेंट्रल मेटल क्या करता है, लिगेंड से क्या लेता है बताओ? लोन पेयर लेता है, और लोन पेयर मतलब एक से अगर एक लोन पेयर लेता है तो एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कितने लोन पेयर लेगा? 6 लोन पेयर लेगा। अभी देखो जितना भी केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोबाल्ट वाली कहानी, तो उसमें 6 लिगैंड उससे जुड़ते थे। कितने लिगैंड? तो 6 लिगैंड क्यों जुड़ते थे? ताकि 12 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 12 और ये 24 कितना हो जाए? 36 हो जाए, और EAN रूल ओबे हो जाए। समझ में आ रहा? तो EAN रूल क्या बोलता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो अपने नेक्स्ट नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर अपने सराउंडिंग में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को फिल करेगा, और उतनी कमी के हिसाब से वो क्या करेगा? लोन पेयर लेगा। कुछ आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी मेटल के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं और उसका कितना है 26 आ रहा है, कितना आ रहा है? ये 26 आ रहा है, तो ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? 10 की। और 10 के लिए कितने लोन पेयर लिए जाएंगे? 5। तो ये 5 लिगेंड से जुड़ेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, लेकिन हमारे पास ना कुछ ऐसे भी कंपाउंड हमको कोऑर्डिनेशन मिले जिनमें नंबर EAN रूल जब हम लोग सॉल्व करते हैं 35 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितना आता है? 30। अब 35 तो EAN रूल ओबे नहीं कर रहा है मतलब, लेकिन फिर भी वो स्टेबल रहेंगे। समझ में? तो EAN रूल जो है ना, वो सब चीज, वो सब कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए क्या हो गया?
फेल हो। तो आपको ना सवाल क्या पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओबेज ईएन रूल, क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओबेज ईएन रूल। पहले फुल फॉर्म याद कर लो, ईएन का क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर ये हमारा 36 आ जाता है, समझ में आ रहा है, तो ओबे करेगा। मान लो 35 आ जाता है, 33 आ जाता है, 32 आ जाता है, तो ये ओबे नहीं करेगा। तो ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको इसका एकदम बेहतरीन सा एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने का। और ये अगर मेरा मैं आपको नंबर्स बताता हूं, अगर ये सब नंबर्स आते हैं तो ओबे करेगा, अगर नहीं आते तो नहीं करेगा। जैसे यहां पर देखिए बच्चों, अच्छा टिक मार्क क्या करेंगे बच्चों? ए सुनो, यहां से टिक मार्क करो, EAN, और यहां पर सिर्फ है ना साइंटिस्ट का नाम अंडरलाइन करना बस। क्या? सिडविक। EAN रूल दिया किसने? सिडविक ने दिया। ये क्या सारे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ये आगे चल के फेल होने वाला है। ठीक है, लेकिन अपने को ये रूल सीखना। EAN स्टेट्स दैट, देखो यहां कह रहा है EAN रूल स्टेट्स दैट मेटल आयन, सेंट्रल मेटल, मेटल आयन कौन है? सेंट्रल मेटल, कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट, कब तक ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता रहेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर, स्टिल इट अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। जैसे 24 था, तो 24 के बाद, 24 के बाद आने वाला कौन सा नंबर है जो नोबल गैस का होगा? 36 है, 36 है, तो 24 वाला जो है ना 36 करेगा अपने, 18 पीछे वाला नहीं करेगा, आगे का कवर। नेक्स्ट बोला है, क्या बोला है? नेक्स्ट। तो ये वाला यहां तक टिक मार्क कर लो बच्चों, यहां तक टिक मार्क कर लो। ठीक है, मतलब भी समझ में आ रहा है। और यहां पर आपको EAN इज इक्वल टू, देखो EAN क्या क्या आ सकता है अपना, 18 आ सकता है, क्या आ सकता है? 18 आ सकता है, 36 आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको इसके एग्जांपल में बताया, 36 क्रिप्टॉन के लिए, 54 जेनॉन, ठीक है, और उसके बाद 86 रेडॉन। ठीक है, देन EAN रूल इज ओबेड। EAN रूल कब ओबे होगा? जब आप कैलकुलेट करोगे EAN को और वो 18, 36, 54, 86, क्या बोला? 18, 36, 54, 86, अगर ये नंबर आता है तो EAN रूल इज ओबेड। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? अच्छा, अब बात ये आती है कि EAN कैलकुलेशन, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा? कैलकुलेट द EAN ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। EAN कैलकुलेट कैसे करें? तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, इसको हाईलाइट करिएगा बच्चों। ठीक है, और जो मैं फुल फॉर्म बताऊंगा ना यहां पर, वो याद करना, ये इतना पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूं बच्चों। ठीक है, हाईलाइट करिए, इधर पे E लिखिए, सॉरी EAN लिखिए, EAN, और इसको बॉक्स बना दीजिए। अभी नोट्स बनाओगे तो मैंने जो डेफिनेशन टिक मार्क किया वो लिखने का, और उसके बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखना। अब यहां पर कौन क्या डिनोट कर रहा है? Z। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर? सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल। एटॉमिक नंबर शॉर्ट में लिख दो, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल या मेटल आयन। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल Z। ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ देखो इधर पे, ये जो मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से। ये फॉर्मूला डायरेक्ट देखने का, ये सब थियरी नहीं पढ़ना। ठीक है, एक्स कौन है? क्या बोला? क्या बोला? व्हाट इज एक्स? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या होता है? मेटल के ब्रैकेट में रोमन में लिखा था, पता है ना वो क्या था? अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट को और कोई कोई वैलेंसी कहते हैं। कौन सी वैलेंसी है? प्राइमरी वैलेंसी है। कौन सी वैलेंसी है? अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े, ऐसे बोलेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड में बोलना है तो मोनोडेंटेट बोलना पड़ेगा, या शॉर्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, व्हाट इज वाई? समझ आ रहा है? यहां पर व्हाट इज वाई, यहां पर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ LP
शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, लोन पेयर। कौन डोनेट करता है लोन पेयर, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स ने कितने लोन पेयर डोनेट किए हैं। अगर आप सेंट्रल के अराउंड में 6 लोगों को देखते हो, कितने लोग को देते हो, और सारे के सारे मोनोडेंटेट है, मतलब एक लोन पेयर देने वाले, है ना। 6 लोग ने एक एक लोन पेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय, एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं बोलेंगे, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, हाँ ऐसे बात कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या जैसे लिखा है वैसे लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख लो। अच्छा एक काम करो, डोनेटेड बाय लिगेंड्स, वाई कौन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, सॉरी डोनेटेड बाय, बोलो, लिगेंड्स। अब मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ए सुनो, अगर 6 मोनोडेंटेट जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मेटल को कितने मोनोडेंटेट है, 6 लोग ने घेरा हुआ है, हर एक कितना लोन पेयर देगा, एक देगा, 6 लोग 6 लोन पेयर देंगे, 6 लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 में कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ आ रही बात। अगर फॉर एग्जांपल 4 मोनोडेंटेट ने घेरा हुआ है, 4 दुनिया डबल करने का सीधा, समझ आ रही बात। ओके, तो नंबर ऑफ, अभी मैं आपको फॉर्मूला पूछता हूं, चलो सभी बच्चे, ई ए एन इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस वाई। जेड वैसे भी आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन किसका है, सेंट्रल मेटल का होता है। एक्स कौन है, सेंट्रल मेटल का ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेंट्रल मेटल का ही क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अच्छा वाई कौन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। तो आपको सिर्फ लिगेंड्स कितने जुड़े हैं ये पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है, वो तो एग्जांपल से पता चलेगा। समझ आ रही बात। तो इसलिए मैंने जितने एग्जांपल आपको शुरुआत में थे, मोनोडेंटेट हो गया, चाहे वो बाइडेंटेट हो गया, और हेक्साडेंटेट, इतने ही करने हैं आपको। अभी आपको ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, वो सब एग्जांपल्स आपको नहीं है। समझ में आ रहा है। सिर्फ आपको कौन से करने हैं, मोनोडेंटेट वाले जितने एग्जांपल है वो अच्छे से कर लो, क्या नाम है, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट के अंदर बाय वाला करना और हेक्सा करना है, और एम्बीडेंटेट करना। एमबी भी मोनो में ही काउंट होएगा ना फिर, क्यों, क्योंकि एम्बीडेंटेट एट अ टाइम तो एक ही लोन पर देगा ना, भले ही 2 लोग वहां पर डोनर होंगे। इस पे भी एम्बीडेंटेट पे टेस्ट में सवाल पूछा था मैंने। अच्छा, सभी बच्चों को क्या ये फॉर्मूला याद हो गया बच्चों, सभी बच्चे, ईच एंड एवरीवन, सबको याद हो जाना चाहिए, लास्ट बच्चों को भी, ठीक है। सभी बच्चे ए इधर सुनो, अभी इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, और आपको बोलेगा चेक वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड ओबेस ईएन रूल और नॉट। तो आपको सिर्फ अगर ये 36 आता है, ये मैंने नंबर क्या बताया, 18, 18, 36, 54, 86, ये नंबर आता है तो ईएन रूल इज ओबेड। समझ में आ रहा है। और अगर ये उसके अलावा कोई नंबर आ जाता है बीच का तो ईएन रूल डज नॉट ओबे। समझ आ गया बस। चलो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, CONH3 6+3, ये देखो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां पर टेक्स्ट बुक का आपको एग्जांपल समझा के बताया गया है। ये आपका एग्जांपल है, इसमें चेक करना है, ऐसे दिया बच्चों, ठीक है। ईएन रूल ओबे करेगा कि नहीं, पहले सबसे पहली बात, क्या आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता है सभी बच्चे, 27। क्या होता है भाई, 27। अच्छा ए, एक्चुअल में ये कैसा होना चाहिए था पता है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, NH3 6 और फिर ये ब्रैकेट डाल के, ये थोड़ा सा मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, हाँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे पूरे होना चाहिए था और इसके ऊपर क्या लिखना चाहिए था, +3। अंडरस्टूड। ए क्या आप x बता सकते हो कितना होगा, बहुत आसान है। ए अमोनिया का चार्ज क्या होता है, 0 होता है रे, न्यूट्रल है ये। 6 × 0 तो इसका तो कोई चार्ज होगा नहीं, इस पूरे के ऊपर कितना है, तो मतलब कोबाल्ट का कितना हो गया,
+3, तो इसका तो कुछ है नहीं, कैलकुलेट करके बताऊं? ये इधर देखो, कोबाल्ट का मान लो x, क्या मान लो? ये x कैसे निकालते, सुनो। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट x, अमोनिया का होता है 0, पूरे ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। 6 इंटू 0 इज इक्वल टू ये +3, मतलब x कितना आ गया, समझ में आ गया? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैपिटल X इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 3। समझ गए? यस, समझे? हाँ। Y, ये कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6। क्या ये मोनोडेंटेट है? हाँ, अमोनिया मोनोडेंटेट है। अमोनिया क्या है? आप देखो, आपको कैसे याद रखना है मोनोडेंटेट, आप ना बाइडेंटेट के 2 एग्जांपल याद कर लो, कौन से? EN और ऑक्स, ऑक्सलेट आयन, और एक इथिलीन डायमाइन। हेक्साडेंटेट एक याद कर लो, EDTA -4, है ना? अब उसके अलावा जो एग्जांपल है वो मोनोडेंटेट या तो एम्बीडेंटेट होंगे। एम्बीडेंटेट के भी 2 ही एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं। कौन सा वाला? SCN और NO2-, है ना? नहीं, अरे एम्बीडेंटेट में 2 एग्जांपल है, पेपर में पूछा था। ए सुनो, एक मोनोडेंटेट कितना लोन पेयर देगा, 1। 6 कितने देंगे, 6। अरे लोन पेयर कितना देंगे, 6। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 में कितने होंगे, तो y कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। तो मेरे पास z हो गया, x हो गया और y हो गया। ये समझ में आ गया कैसे लिखा? अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखो EAN का फॉर्मूला। EAN का फॉर्मूला क्या है, z माइनस x प्लस वॉट बच्चों, y। z की वैल्यू कितनी है, 27, माइनस x कितना है, 3, और ये कितना बच्चों, 27 में से 3 निकाल दो। आप बोलेंगे सर -3 + 12 कर दूं, तो अरे भाई सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस में आप कुछ भी कर लो। पहले 27 में से 3 निकाल दिया तो 24 बचेगा, फिर +12 कितना हो जाएगा ये, 36। मतलब EAN रूल इज ओबेड, देयरफॉर EAN क्या लिखोगे, रूल इज ओबेड। समझ गए कि नहीं समझे? आपको यही चेक करना है, EAN रूल इज ओबेड और नॉट। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला बता दिया, सारी चीजें। थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, यूजुअली जो आपके मेटल्स ना आपको P ब्लॉक से भी दिखाई दे सकते हैं, ग्रुप नंबर 1 2 से हो सकते हैं, या तो D ब्लॉक से होंगे। D ब्लॉक में भी फर्स्ट लाइन जो होती है ना, D ब्लॉक की पहली लाइन याद होती है क्या आपको बच्चों? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कोई नहीं क्यों जाने, मालूम है? तो ये 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। ओके, समझ गए? तो इसमें आपको ये क्रोमियम आया करता है, Fe आया करता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, ये सब एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एटॉमिक नंबर समटाइम क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और समटाइम आपको खुद को पता होना चाहिए। चलिए इसको कर लीजिए फटाफट से, ये कर हो गया सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल दो, आप करोगे। EAN रूल निकालना है, समझ में आ रहा है? EAN रूल इज ओबेड और नॉट करना है तुमको। ठीक है, ये देखो यहां पर ये रहा क्वेश्चन बच्चों, ट्राई दिस में। ये रहा आपके सामने सवाल, कोशिश करिए। फाइंड आउट द EAN ऑफ, अच्छा इसमें ना एक चीज क्या कर लेना, ये पूरा ब्रैकेट डालो, स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर, और उसके ऊपर +2 लिखना। हाँ, न्यू बुक में वैसी है। हाँ, ये पुरानी बुक में ना ऐसा रहेगा, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट डालकर -4। चलिए ये वाला करके बताइए फटाफट, आप लोग कर लोगे, उसके बाद मैं करूंगा। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, अभी मैंने लिखकर बताया ना वहां पर, ठीक है। Fe का कितना होता है, 26, 26। कर पाओगे?
ट्राई करो। -30 और +8, 36 आ जाएगा आपका। ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें थोड़ा सा करेक्शन क्या करना है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। और ये आपका सेकंड एग्जांपल। क्या? चलिए जल्दी से ट्राई करिए बच्चों, फिर बाद में मैं आपके लिए करता हूं, चेक कर लेना। करिए इसको। Z, X, Y आपको डिसाइड करना है। चलो एक एटॉमिक नंबर बता देता हूं, जिंक का 30 है और Fe का 26 है। इतना इंफॉर्मेशन काफी होना चाहिए आपको खुद से सॉल्व करने के लिए। किस में 34 आ रहा है? उसमें हाँ 2 आ जाएगा। 26 -2, 24 और 12, 36 आ तो रहा है। कैसे कर रही हो? अरे तो CN का क्या है? CN का 0 लिया है क्या? साइनाइड -1 होता है ना। करूँ बच्चों मैं? पहला वाला भी ओबे कर रहा है, दूसरा भी ओबे कर रहा है, दोनों में आंसर कितना आ रहा है आपका? 36 आ रहा होगा। ठीक है, आइए अभी सिर्फ चेक करिए। अभी जिन्होंने कर लिया है या जो अधूरे हैं जरा इधर चेक कर लो आप लोग। हाँ आधे अधूरे पहुंचे, जरा चेक करना। सबसे पहले मैं इसका लिखता हूं Z। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, फिर लिखता हूं मैं इसका X। एक कैपिटल X, ये कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक का मैं कितना मान ले रहा हूं इसका? ठीक है, मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं, X मान लेते हैं, और इसका कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0 इक्वल टू कितना होगा बच्चों? ओवरऑल कितना है? +2। 4 इंटू 0 तो X इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो कैपिटल X आपका आ जाएगा बच्चों 2। Y कितना होगा? 4 लिगेंड है और मोनोडेंटेट है, तो 4 दूनी 8, तो यहां पर हो जाएगा 8। अंडरस्टूड? यस एवरीबॉडी? ओके। EAN का क्या फॉर्मूला है? Z माइनस एक्स प्लस वाई। 30 -2 प्लस 8। 30 -2 हो जाएगा बच्चों 28, और +8 करेंगे तो ये हो जाएगा 36। देयरफॉर ये क्या बोलेंगे? EAN रूल इज ओबेड। ओके, चलो यहां चेक करें, इधर इधर। Z बताओ, Fe का Z 26 कितना? आपको ये पता है इसका अगर मैं X मानता हूं, साइनाइड का -1 होता है बच्चों, कितना होता है? और ये ओवरऑल टोटल कितना? 4 माइनस मतलब -4। ये प्लस माइनस -6 उधर गया तो +6, तो आपका X इज इक्वल टू होगा -4 + 6 यानी प्लस, तो आपका Z इक्वल टू आप बोलोगे 26, X इज इक्वल टू बच्चों बोलोगे 2, और Y इज इक्वल टू क्या बोलोगे? 6 मोनोडेंटेट है, तो 6 दूनी 12। E
ए एन जेड 26 2 12 निकाला तो 24 और ये 12 कितना हो जाएगा बच्चों 36। ठीक है क्या लिखेंगे फिर से बोलो बोलो। ठीक है ऐसा कॉपी करो और यहां पर हम अपने नोटबुक में तो नहीं कर सकते। ठीक है चलो तो आप लोग बिना एक्स निकाले कैसे करेगा तू क्या बोल रहा है सी एन का क्या साइनाइड -1 होता है क्या 10 आ रहा है साइनाइड का एक्स 10 आ रहा है कैसे रे ये देखिए सुनो प्लस माइनस क्या होता है -6 उधर गया तो और उधर पे ऑलरेडी -4 है तो -4 + 6 + 2 ऐसे क्या करते रे चलो आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है कुछ ये वाले तो जितने एग्जाम्पल किए इसके अंदर ये रूल ओबे हो रहा है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें आपका 35 आ जाएगा 33 आ जाएगा तो ये रूल इज नॉट ओबेड। चलो ऐसे भी एग्जाम्पल हम लोग कुछ कर लेते हैं। ओके ये और कुछ एग्जाम्पल ले लो जरा चेक करो ये दोनों ना ये वाले जीरो क्रोमियम 24 -0 और ओके ये एग्जाम्पल जरा चेक करना बच्चों ये भी ओबे करेगा इसको भी करिए। चलो एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस में ये आपने को करने का है। इसके ये ब्रैकेट दे दिया मैंने आपको ब्रैकेट के ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा है इसका क्या मतलब है हाँ यानी 0 चार्ज ऊपर चार्ज क्या है 0 तो याद रखो कुछ नहीं दिया है मतलब यहां पर 0 है और यहां पर कितना है तो आपका 1 2 एग्जाम्पल हुआ था ना ये 1 और 2 ये वाला एग्जाम्पल ले लो बच्चों 3 और ये वाला 4 1 और ये 2 कर चुके ना अपन सेम है CN6 अच्छा ठीक है तो ये वाला नहीं करना ओके ये वाला अपन सॉल्व कर चुके ये वाला ले लो तीसरे एग्जाम्पल में इसका जरा करके बताओ ये वाला थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रैक्टिस करके कर लो उसको हाँ ऑक्सीडेशन कितना होगा क्रोमियम का को बता सकता है 0 होगा यहां पर कितना होगा 0 होगा कैसे 0 होगा बताऊं करके क्रोमियम CO6 एटॉमिक नंबर 24 हाँ थर्ड एग्जांपल है CrCO6 और ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है भाई 4 0 है कैसे पता चलेगा आपको बहुत ही आसानी से इसको आप बच्चों x मान लो क्या मान लो क्या आपको पता है COC कैपिटल O का क्या मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको कार्बोनिल बोला जाता है ना कार्बोनिल आपका चार्ज क्या होता है न्यूट्रल लिगैंड है 4 ही तो न्यूट्रल आपको मैंने करवाए हैं 4 तो याद करो ठीक है एक्वा है EN है कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बोनिल या अमोनिया उसमें आ गया ये 6 है लेकिन एक का कितना होता है इक्वल टू कुछ नहीं है ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं है मतलब यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 मत लेना कुछ नहीं है मतलब इधर 0 होता है हाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 अब बहुत आसान है Z कितना होगा एटॉमिक नंबर क्रोमियम का होता है 24 ये मैंने अभी लिखा है यार साइंस कैसे याद करते हैं 21 से लेकर 30 तक कैसे याद करोगे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कोई नहीं क्यों जाने पीछे करो देखो इधर लिखा है साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कोई नहीं क्यों जाने
अभी तुम लोग को 12th में है, इसको मैं डी ब्लॉक कराऊंगा तो याद करवा ही दूंगा। डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, तो उसमें ये 3D सीरीज बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 4D सीरीज आता है, फिर 5D सीरीज भी आता है, मतलब 4D और 5D। 4D सीरीज कैसे याद करते हैं, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में पड़े अगर कूद जाना। जब तेरा टाइम आएगा ना तो तू राम कथा लिखना, समझा। अभी जो बात कर रहा हूं वो याद करने का। ये याद रहेगा। तो साइंस, यानी 21 से शुरू किया, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, क्रोमियम, तो 4 पर आ रहा है यानी 24। समझ गया ना, याद करने की कोशिश करो उसको। ए जेड कितना हो गया बच्चों, जेड कितना हो गया 24, एक्स 0, वाई लिगेंड कितने हैं 6, मोनोडेंटेट है 6 दूनी 12। चलो EAN सॉल्व करो बच्चों, EAN सॉल्व करो जल्दी से। Z माइनस एक्स प्लस वाई, 24 माइनस 0 प्लस 12, 24 प्लस 12 कितना हो गया 36। EAN रूल इज ओबेड। समझ लगा है, समझ ला ना। अच्छा अभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल करिए जिसके अंदर EAN रूल ओबे नहीं होगा। तो वो कौन सा एग्जाम्पल, जो टेक्स्ट बुक में वही एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने का बच्चों, और कुछ बाहर का आने वाला। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, सर्टेन अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाउएवर डू नॉट ओबे EAN रूल। फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल चेक करोगे तो EAN रूल ओबे 36 नहीं आने वाला है आपका, ठीक है। तो यहां पर आपके 1 2, ठीक है, हैव EAN 35 आने वाला है। कितना आने वाला है, तो ये 2 एग्जांपल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहां पर अपना EAN का टॉपिक कवर हो जाएगा बच्चों। अच्छा अगले टेस्ट में मैं आपको क्या देने वाला हूं, इसके अंदर से आपको IUPAC से एक ही मार्क का क्वेश्चन है, तो IUPAC और EAN रूल, ठीक है, IUPAC और EAN। अगर मैं क्लासिफिकेशन एक आध लेक्चर लेकर क्लासिफिकेशन करवा, सॉरी आइसोमर्स कवर करवा पाया तो वो भी टेस्ट देना रहेगा आपको। चलिए बच्चों प्रैक्टिस करें इसको। हमने 3 एग्जांपल कर चुके हैं ना इसके, 1 2 3 करे ना, जिसमें EAN रूल ओबे हो रहा था। ये वाला एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, 4th एग्जांपल कर लेते हैं। कौन सा 4th, और ये आपका हो जाएगा 5th। चलो फॉर एग्जांपल 4th एग्जांपल कौन सा है। अच्छा एक सवाल पूछूं, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, गौर से देखो जरा, एनायनिक है, और ये वाला केटायनिक है ना। अगर इससे पहले वाला जो एग्जांपल किया उसमें 0 था, न्यूट्रल था। वेरी गुड। चलिए पहले x सॉल्व करते हैं इसका। x इसका कितना होता है, ये साइनाइड का कितना होता है, इक्वल टू, ब्रैकेट के ऊपर -3 मतलब इक्वल टू, क्या हुआ तेरे को 3 माइनस बोले तो -3 होता रे, क्या रुक जाना अभी, प्लस माइनस ए -6 उधर गया तो x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ रहा है। -6 इधर आया तो +6 -3 +3। 5वीं का मैथ सिखाऊं क्या रे अभी, हो गया ना। चलो z कितना है बता सकते हो, AFE का z 26, वेरी गुड। x हमने निकाला, ओके y कितना होगा, ठीक है, हाँ माइनस का को लेकर 6 दूनी 12, हाँ 6 लगे हुए तो 6 2 12। EAN का फॉर्मूला लगा देंगे। अबे रुक जा, फॉर्मूला तो लिख, 26 माइनस 3 प्लस 12, ये हो जाएगा बच्चों 23 प्लस 12 कितना हो गया 35। मतलब EAN रूल इज
बराबर, या ई एन रूल डज नॉट इज नॉट ओबेड, ऐसे करके भी लिख देंगे आप, चलेगा। ठीक है, ई एन रूल इज नॉट ओबेड। ठीक है, ये फिफ्थ एग्जांपल, जल्दी करो। इसको थोड़ा सही से लिख देना, यहाँ पर सही तरीके से लिखा नहीं है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट इधर देकर, ठीक है, +2 लिखने का। चलो इसका x 4 × 0 +2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? चलो, ये कॉपर का z कितना होता है? क्यू जाने 29 है ना, सेकंड लास्ट है ना लाइन में 29, और कैपिटल X 2, Y 4 लगे हुए हैं मोनोडेंट है, तो 4 2 जा 8, E A N Z minus X plus Y, Z is 29 2 8, 29 minus 2 27 plus 8 कितना आ जाएगा बच्चों? 35। क्या लिखोगे? ई एन रूल इज नॉट ओबेड। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। आ रहा है सभी बच्चों को? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बस सॉल्व करने का है, कर पाओगे ना इजीली? ई एन रूल इज ओबेड और नॉट। आता काय करा ऐसा? अभी सबसे पहले मैं आपको आइसोमर्स का एक मैप बता देता हूं, आ जाओ उसको करते हैं। ये कंप्लीट हो गया सबका? चलो, अच्छा, ये देखो सवाल कैसे पूछा है बच्चों, इतना कर लेते हैं, ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया एकदम, सारी चीजें, यूज योर ब्रेन, ट्राई दिस, फलाना डमका सब हो गया। अब क्वेश्चन इसी में से बनेगा। अब क्या आप, ये 3 एग्जाम्पल है, क्या आप इसको सॉल्व करके बता सकते हो कि ये ई एन रूल ओबे हो रहा है या नहीं? ठीक है, ये वाला कर लेते हैं ये, फिर उसके बाद आइसोमर का मैप बताकर फिर नेक्स्ट अपना थियोरेटिकल चीजें शुरू हो रही है। ठीक है, जिसमें पूरा आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है, ये भी कर लो। चलो, यूज योर ब्रेन पावर, चलो अपने दिमाग का पावर इस्तेमाल करो बच्चों, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कर पाओगे सभी बच्चे? ट्राई करो इसको। मैं सिर्फ थोड़ा सा ना आपको ब्रैकेट बना के दे देता हूं, ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, न्यूट्रल है, सारे के सारे न्यूट्रल दिए गए हैं। ठीक है, न्यू टेक्स्ट बुक में भी ब्रैकेट नहीं डाला हुआ है, तो ये वाले सब न्यूट्रल है। कैसे हैं ये सही बच्चे? कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। सर निकलेगा, टेंशन मत ले, पैर भी निकलेगा। एटॉमिक नंबर बता दूं क्या? ए, लाइन वाइज नहीं याद है? ये कौन है, इसका चाहिए तुम लोग को? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, 4 पर आ रहा है, पर 24। ठीक है, फिर उसके बाद निकल, तो यहां पर क्या बोलेंगे? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कोई नहीं, 28, 8 पर आ रहा है, मतलब 28 मांगे, 25 साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे,
25 और एफ तो बताइए आपको अभी यूज किया हुआ 20 मांगे फी 26। ओके, हिंट के तौर पर मैं यहां पर आपको एटॉमिक नंबर दे देता हूं। इसका है 24, इसका है 28, इसका है 25 और इसका है 26। जल्दी से सभी बच्चे ये सारे आंसर करके बताएं। चलो, तो चेक करने का है ना अपने को बस, ये एन रूल इज ओबेड और नॉट। कितना हो रहा है सेकेंड वाले का? अच्छा, पहले वाले का क्या है 24 और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कार्बोनिल का 0 होता है तो इसका भी 0 होगा। 24 + 8 32 हो रहा है ना। दूसरे वाले का 28 और +8 36 हो रहा है, सही है। दूसरा वाला ओ, हाँ 36 हो रहा है रे। ई एन रूल इज ओबेड। 25 और तीसरा वाला सेकंड वाला 36 हो रहा है रे, थर्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड में 10 और ये 25 35 हो रहा है, 35 हो रहा है। इसमें भी, इसमें 36 हो रहा है। 26 और 10 36, मतलब 2 ई एन रूल ओबे कर रहे हैं और 2 नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था वैसे लिखे सब आपने, सभी बच्चों ने। खत्म। ठीक है, कितने बच्चों को नहीं आया ये करने के लिए? ईमानदारी से बताइए, इसको सॉल्व करना है मेरे को, सॉल्व कर दूंगा मैं, ताकि वीडियो में भी हो जाए, जैसे है ना, किसी को नहीं आ रहा है तो उनका भी हो जाए। करूं अभी? ठीक है, जिनका हो गया वो जरा आसपास में देखो, बाकी बच्चों को हेल्प करो जिनको नहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, जिनका हो गया जरा चेक कर लेना बस आंसर। ठीक है, ई एन रूल इज नॉट ओबेड। ठीक है,
ए श्श, आवाज नहीं बिल्कुल। चेक करो आप लोग का सही है क्या? चलो, सब सोल्यूशन हो गया है, अब इसको आप चेक कर सकते हैं। सभी बच्चों का हो गया ये? खुद से किए ना? सिर्फ चेक करो, यहाँ से चेक कर लो एक बार बराबर आ रहा है कि नहीं। और सभी बच्चे जो है ना, एटॉमिक नंबर एटलीस्ट कौन से 30 तक लाइन वाइज भी याद कर लो आप, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए, हाइड्रोजन से लेकर। हाँ, अभी तो आप लोग को बहुत सारे याद करने हैं एक्चुअल में। ग्रुप डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक करना है उसमें तो, और भी है। एफ ब्लॉक को कैसे याद करते हैं? हाँ, वो वाला, लेकिन एफ ब्लॉक में एक्टिनाइट सीरीज है। लेंथेनाइट वाली कैसे याद करते हैं? सब पूरा पूरा बना हुआ। हाँ, कुछ आधा अधूरा बोले हो, लेकिन हो गया। आ, चलो, ये इतना डन बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करके जाते हैं आज, सिर्फ जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आइसोमर सिखाने वाला हूँ, सिर्फ उसका हम लोग एक मैप याद करके जाएंगे कि किसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट टाइम एक ब्रीफ आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। आ जाओ, ये यहाँ तक आपके नोटबुक में ड्रॉ भी होना चाहिए, ठीक है? ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन है। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? कौन सा टॉपिक? आइसोमर्स के कितने क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स हैं, फिर टाइप में और कितने टाइप्स हैं, तो ये क्लासिफिकेशन होता है। अब अच्छा, आइसोमर्स आप लोग ने क्या पढ़ा होगा? आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर है ना डिफरेंट होता है, ऐसे पढ़ा है, बराबर है? अच्छा, यहां पर क्या है कि जैसे ऑप्टिकल आइसोमर वगैरह देखोगे आप, स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद जो है ना, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। क्या डिफरेंट हो जाती है? प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, तो उनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्टिविटी है, ये सब डिफरेंट होगी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलेंगे यहाँ पर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन डिफरेंट क्या होने वाला है? स्ट्रक्चर नहीं, क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है? कुछ सोल्यूबिलिटी हो गई, ठीक है? और ऐसे देखो नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है कि व्हाट आर आइसोमर्स।
दिख रहा है? आइसोमर्स आर ऐसे करके दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है? कहाँ मिलेगा आपको? ये देखो, हाँ, आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम। मतलब जब आप उसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखोगे तो सिमिलर होगा, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटीज अलग होंगी। क्या अलग होंगी? रिएक्ट अलग करेगा, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, कोई सोल्यूबल होगा कोई सोल्यूबल नहीं होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर, कलर अलग हो सकता है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी तो बता चुका ना मैं, सोल्यूबिलिटी क्या होता है? घुलने की एबिलिटी ना, हाँ। और मेल्टिंग पॉइंट आर डिफरेंट, इनको बोलते हैं आइसोमर्स। ये हो गया आइसोमर का डेफिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर्स का डेफिनेशन कैसे बोलोगे? आइसोमर्स का क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? आर दी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद सोल्यूबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, कलर आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है? ये हो गया आइसोमर का डेफिनेशन। अच्छा, अब यहां पर देखिए बच्चों, अगर आपने ये याद कर लिया ना, तो आपको आगे की पूरी कहानी समझ आएगी कि किसके कितने क्लासिफिकेशन है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो आगे का समझो 2 पेज का आपका जो थियोरेटिकल चीजें दिया गया है वो पूरा समझ आ जाएगा, किसके कितने टाइप है। बस आपको उसको स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। तो पहले, आइसोमर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कितने? 2। कौन कौन से? स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो क्या होता है तो अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अपन नाम याद करेंगे, ठीक है। आइसोमर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज स्टीरियो आइसोमर्स, सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चर। बेसिकली वो बना कैसे, उसके स्ट्रक्चर बेस पर अपन बात करेंगे। तो एक स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, दो नाम याद हुआ है। आइसोमर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक स्टीरियो और दूसरा स्ट्रक्चर बेस पर होता है, या तो किससे बना है वो? कॉन्स्टिट्यूशनल बेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्टीरियो के अंदर फर्दर 2 टाइप है। स्टीरियो के अंदर फर्दर 2 टाइप है। वो 2 टाइप का नाम क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिक बोलते हैं, या तो इसको डाई स्टेरियो, डिस्टेरियो नहीं बोलेंगे, डाई स्टेरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर, या इसको एनांशोमर्स भी करते हैं। अच्छा, आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे ना, उसके अंदर आप एनांशोमर्स के बारे में और भी पढ़ोगे। समझ आ रहा है? अच्छा, तो खैर ऑप्टिकल क्या होता है मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा कि एक्चुअल में एनांशोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। एनांशोमर्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ओवरलैप ना करें। क्या ना करें? ओवरलैप। जैसे आपके 2 हैंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, अगर मैं, हाँ, मिरर इमेज बनता है लेकिन वो ओवरलैप ना करे, सुपर इंपोज ना हो सके, इनको बोलते हैं एनांशोमर्स। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे एसडीए में भी रहेगा आपको, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है ना, उसमें भी आपको है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कोई मिरर है बच्चों, क्या है? मिरर। या ऐसे बनाता हूं इधर पे, और फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मैं यहां पर ऐसे इसके सामने हाथ रखता हूं, तो ये मिरर है ऐसे, तो इसमें मेरा हाथ कैसा दिखाई देगा पता है ना? कैसे दिखाई देगा? ऐसा। मतलब जो मेरा लेफ्ट हैंड रखूंगा मिरर में, वो राइट दिखाई देगा। नहीं, नहीं फील आ रहा है? आप मिरर के सामने जाना, मिरर के सामने, मिरर ऐसा है, मिरर ऐसा है, हाँ, और आप हाथ ऐसा रखो, उसमें कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। मतलब जो आपका लेफ्ट है वो मिरर में राइट बनेगा। और अगर वो, अगर आप ओवरलैप करोगे, मछली जल की रानी है जीवन। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये ओवरलैप कर रहा है? क्या अंगूठा अंगूठे के ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है ना। तो सुनो बात को, हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी ऐसे होते हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरा एक मॉलिक्यूल बनाऊंगा जो कि ऐसे मिरर इमेज होता है। अगर इनको ओवरलैप किया जाए और ये ओवरलैप नहीं होंगे, सुपर इंपोजिबल नहीं होंगे, तो इनको एनांशोमर्स कहा जाता है। एनांशोमर्स कौन होते हैं? बराबर, नॉन सुपर इंपोजिबल। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इंपोजिबल।
समझ आ रहा है? और इन्हीं को ना कायरल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायरल। नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे होते हैं? कायरल भी कहा जाता है। कायरल क्या है? जो नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, ये सब आएगा डेफिनेशन आगे चल के। अच्छा चलो, फिलहाल अभी मैंने ये वाला एक्सप्लेन किया, हाँ, कि एनांशोमर्स क्या होता है। अभी फिलहाल अपने को नाम याद कर लेने का है। ठीक है, चलो बच्चों, आइसोमर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्टीरियो और दूसरा कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल और तो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अच्छा स्टीरियो में एक तो डाई स्टीरियो हो गया, समझ में आ रहा है? और कौन सा हो गया? हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर या तो एनांशोमर्स। ठीक है, और इसको ज्योमेट्रिक और डाई स्टीरियो भी कहा जाता है, ज्योमेट्रिक और डाई। अच्छा, इसके फर्दर भी ना, इसमें दोनों में, मतलब इसमें और अपन इसमें सिस और ट्रांस भी बात करेंगे। आप लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा होगा सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर क्या होता है। जिनको नहीं पता है तो मैं आपको जब वो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो पहचानना बहुत आसान होता है, सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये जो दूसरा वाला कैटेगरी था कॉन्स्टिट्यूशनल, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर 4 फर्दर टाइप्स है। कितने? 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, पहला नाम आपको याद रखना है लिंकेज, LCIS। क्या बोलेंगे? LCIS। L से क्या हो गया? लिंकेज। लिंकेज क्या होता है अपन सब सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी नाम याद करिए। कोऑर्डिनेशन, C से कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और सॉल्वेट। ठीक है, शॉर्ट में आप क्या लिख लो यहां पर, पता है क्या होता है? निमोनिक्स हम लोग बनाते हैं ना बच्चों, तो शॉर्ट में L, इसके जो फर्दर टाइप है वो है LCIS। LCIS लिंकेज। अब देखो कितना आसान है याद करना, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सॉल्वेट। हो गया ना? पूरा चार्ट याद हो गया। अब अगला जो 2 पेज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, समझ में आ रहा है? वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि हमने क्या कर लिया, इसका मैप याद कर लिया, पूरा चार्ट याद कर लिया। ठीक है, एक बार पूछा जाए आपसे। ठीक है, आइसोमर्स के ब्रॉडली 2 क्लासिफिकेशन, 2 टाइप किया हमने। पहला वाला स्टीरियो और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना? अच्छा, स्टीरियो के फर्दर ज्योमेट्रिकल और एक क्या नाम बोलते हैं? डाई स्टीरियो भी बोला जाता है, और ऑप्टिकल एनांशोमर्स। एनांशोमर्स अभी किसी को रीड करने नहीं आया, एनांशोमर्स, एनांशोमर्स। ठीक है, मर्ज मर्ज। ओके, आगे सुनो। हाँ, इसका मैंने क्या बोला? LCIS। L से क्या हो जाएगा बच्चों? लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और लास्ट वाला सॉल्वेट। याद हो गया? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, कोई बाहर नहीं जाएगा, लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद जाने का। ठीक है, लेक्चर के पहले जो भी सूसू वीसू करके आने का, समझा? अभी 9:30 बजे डायरेक्ट निकले, कोई जाएगा नहीं, क्लास से निकलेगा नहीं। तो सुनिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका पूरा थियरी कवर करेंगे इंडिविजुअली।